मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम रिम फ्रेम का स्पीड पैटर्न के बारे में बताने जा रहे हैं। और रिम फ्रेम का स्पीड पैटर्न जो होता है बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो टेक्नीशियन अपनी रिम फ्रेम का काउंट पैटर्न के हिसाब से, मशीन का हिसाब से स्पीड पैटर्न सेट कर देगा, उसी हिसाब से इसको प्रोडक्टिविटी मिलेगा, रिम फ्रेम खातेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगा, वर्किंग बढ़िया रहेगा। तो इसीलिए स्पीड पैटर्न जो होता है ना, हर मिल में सुपरवाइज़र या जॉबर नहीं डाल देता, वो अप टू वीपी लेवल तक भी डिस्कस होता है कि कौन सा काउंट में क्या स्पीड चलाएंगे, वो किस प्रकार का पैटर्न रहेगा। और वो एक ट्रायल एंड एरर मेथड से वो लोग डिसाइड करते हैं, मतलब कौन सा स्पीड रहेगा तो बढ़िया प्रोडक्शन आएगा, और प्रोडक्शन के साथ साथ अपना ब्रेकेज रेट भी कंट्रोल होनी चाहिए। अभी मैंने देखा एक चीज़, कभी स्पीड पैटर्न जैसे होता है ना, जैसे डॉप, जैसे एग्जांपल बताता हूँ, देखो जैसे ये डॉप है, हाँ ये रिम फ्रेम का डॉप है। कभी कभी क्या होता है, इस पोजीशन में रिम फ्रेम मशीन ट्रिप हो जाता है। तो ट्रिप हो जाने से क्या होता है, साइड कट होना, ये होना, बहुत प्रकार की दिक्कत आता है। तो जनरली क्या करते हैं, और स्पीड वगैरह जब ये लोग पैटर्न चेक करते हैं ना, यहाँ जैसे 90% से ऊपर वाला है, वहाँ थोड़ा स्पीड कम कर देते हैं ताकि वो ट्रिप ना हो। मशीन ट्रिप होने से क्या होता है, मतलब और ज़्यादा नुकसान हो जाता है। जैसे बोलते हैं ना, खरगोश और कछुआ की दौड़ लगाए थे और बीच पे खरगोश सो गया, तो उस पे सो जाने से क्या होता है, कछुआ जीत गया। ऐसे ही अगर अपन स्पीड पैटर्न ऐसा रखो, मशीन में कभी भी ट्रिप ना हो, और ट्रिप होने से आपकी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो उसमें इसीलिए स्पीड पैटर्न बड़ा ध्यान से करने का कि ट्रिप ना हो, और स्पीड पैटर्न ऐसा भी करना ताकि उसमें अपना मतलब ट्रिप तो नहीं होगा और बाकी वर्किंग बढ़िया रहेगा। और ये डिपेंड करता है, देखो इतना सारी पॉइंट जो लिखा, इसका ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन रिंग, डाया एंड लिफ्ट। मतलब रिंग फ्रेम का डाया और लिफ्ट का ऊपर डिपेंड करता है। समझ लो आपने 36 mm का रिंग डाया लगा, एग्जांपल बोल रहा हूँ, 36 mm का रिंग डाया लगा और 155 mm का लिफ्ट लगा, तो इस पर क्या होगा, एवरेज स्पीड आपको बहुत ज़्यादा आएगा। और फाइन काउंट समझ लो, एग्जांपल बोल रहा हूँ, 64 काउंट रखा, 64 काउंट रखा, तो आपके एवरेज स्पीड इस पर ना आप 24,500 तक जा सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे ही आपको मतलब रिंग डाया बढ़ जाएगा, लिफ्ट बढ़ जाएगा, तो उसी हिसाब से आपको स्पीड कम करना पड़ेगा। तो रिंग डाया और लिफ्ट का ऊपर बहुत मायने रखता है स्पीड पैटर्न कौन सा भरनी है। उसका बाद देखिए, डिपेंड्स ऑन काउंट ऑफ यार्न। आपको पता था काउंट ऑफ यार्न के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने 10 काउंट चला रहे हो, 12 काउंट चला रहे हो, उसमें स्पीड पैटर्न अलग रहेगा, स्पिंडल स्पीड कम रहेगा। 30 काउंट चला रहे हो, थोड़ा और बढ़कर रहेगा, 60 काउंट चला तो और बढ़कर रहेगा। तो यार्न काउंट का ऊपर ये डिपेंड करता है। उसके बाद देखो, डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट वेराइटी। प्रोडक्ट वेराइटी मतलब समझ लो, आपने समझ लो सीट्रा माल चला रहे हो, पॉलिस्टर और कॉटन का जो कोम्बर का नाइल मिला के चला रहे हो, उसमें क्या मटेरियल फैंसी टाइप का होता है, घंटे माल आता है, या स्लब वाला चला रहे हो, तो वो सब मशीन में क्या होता है, कप कंटेंट आप ज़्यादा नहीं ले सकते और स्पीड भी ज़्यादा नहीं ले सकते। तो इसीलिए वो उस केस में क्या होगा, कप कंटेंट भी कम लेनी, स्पीड भी कम लेनी, तो उसी हिसाब से आपको स्पीड पैटर्न सेट करना पड़ेगा। नॉर्मल धागा होगा तो उसी हिसाब से चेंज हो जाएगा, ज़्यादा रहेगा। और डिपेंड्स ऑन बल्कीनेस ऑफ मटेरियल। बल्कीनेस मतलब समझ लो, आपने पॉलीप्रोपिलीन चला रहे हो, पॉलीप्रोपिलीन में एक डॉप का कप कंटेंट आता है 25-30 ग्राम आता है। वही चीज़ कॉटन होगा 54-50 ग्राम आ जाएगा,
और पॉलिस्टर चला रहे हो तो 70-80 ग्राम आ जाएगा। सेम रिंग डाया और लिफ्ट पे बोल रहा हूँ। तो बल्कीनेस का ऊपर भी डिपेंड करता है कितने का स्पीड पैटर्न भरना है, क्या करना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। समझ लो ऊल चला रहे हो या विस्कस चला रहे हो, उस पर थोड़ा अलग आ जाएगा। उसके बाद देखो अफेक्ट्स द एफिशिएंसी ऑफ रिंग फ्रेम। समझ लो आपने टारगेट रखा 280 आरपीएम का रिंग फ्रेम का, और आप उस हिसाब से स्पीड पैटर्न सेट किया, और आपने 280 टारगेट बिल्कुल 280 नेट रखा, तो उसमें क्या होता है, आप जब अचीव करोगे 260% आएगा तो उसमें आपकी लॉस हो जाएगा। अगर 280 का आरपीएम का फ्रंट रोल का आपने टारगेट रखा तो कम से कम 290-95 रखोगे तो लसेस वगैरह जाके 280 तक नेट मिलेगा। तो ये रिम फ्रेम एफिशिएंसी को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। उसके बाद देखो मिनिमाइज न्यूमाफिल वेस्ट। न्यूमाफिल वेस्ट से क्या संपर्क इसका रहता है। समझ लो आपने बॉटम में स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, ये बॉटम में स्पीड बढ़ा दिया तो बॉटम में क्या ज़्यादा एंड ब्रेकेज हो जाएगा, पंखा वेस्ट बढ़ जाएगा। और समझ लो आपने ये जो फास्ट स्पीड है बिल्कुल बहुत भयंकर बढ़ा दिया, ज़्यादा बढ़ा दोगे तो ब्रेकेज उस टाइम हो जाएगा। तो इसीलिए स्पीड पैटर्न जब डालते हो ना, पहले 1 मशीन 2 मशीन में डालिए, उसका ब्रेकेज कराइए। ब्रेकेज कराने के बाद अगर बहुत बढ़िया रहा ब्रेकेज, तब उससे और थोड़ा थोड़ा बढ़ाइए। जैसे कोई नया काउंट चालू किया, बिल्कुल मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ, देखो जैसे समझ लो 30 काउंट का आपने CW चालू किया, तो पहले 17,000 का, एग्जांपल के लिए बोला, 17,000 का स्पीड रखिए, एवरेज स्पीड। इसको क्या करना, तो 500 ब्रेकर लीजिए, फिर अच्छा ब्रेकेज रहा 3-3.5% रहा, थोड़ा और बढ़ाइए, 17,500 करिए, फिर अच्छा रहा तो 18,000 करिए। ऐसे ग्रेजुअली बढ़ाना, एकदम से जैसे 17,000 किया तो 20,000 नहीं कर देना, ग्रेजुअली बढ़ाना, ताकि आपकी वर्किंग भी सेट रहे और प्रोडक्शन भी आए। और कोई भी मैनेजमेंट नहीं चाहता कि कम स्पीड रख के चला और आराम मिले सबको। तो मैनेजमेंट तो ये चाहेगा GPS जो ग्राउंड पर स्पीड अच्छा है, स्पीड पैटर्न जो होता है ऑप्टिमाइज करके रखे, जितना मैक्सिमम अपन लेके चल सकते वो चलाना चाहिए। तो इसलिए स्पीड पैटर्न बराबर रखोगे तो न्यूमाफिल वेस्ट भी कम बनेगा, और न्यूमाफिल वेस्ट कम बनेगा तो मिक्सिंग में भी कम जाएगा, क्योंकि न्यूमाफिल वेस्ट हर जगह यूज होता है। तो इसीलिए न्यूमाफिल वेस्ट कम होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो बढ़ गया तो आपकी नेट ग्राम्स जो होता है कम हो जाएगा, क्योंकि पंखा में सब मटेरियल चला जाएगा तो आपके कप कंटेंट में आएगा नहीं वो मटेरियल। तो न्यूमाफिल वेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। मिनिमाइज हार्ड वेस्ट। हार्ड वेस्ट से क्या संपर्क है, समझ लो कप कंटेंट आपने कम कर दिया, बिल्कुल 50 ग्राम आना चाहिए, 40-42 ग्राम आया, तो बार बार वो बॉबिन चेंज होगा, ऑटोकोर में जल्दी जल्दी चेंज होगा, जल्दी चेंज होगा तो उसमें हार्ड वेस्ट बनेगा, स्प्लाइस बढ़ेगा। तो कप कंटेंट भी कम रखना बहुत दिक्कत है। उसके बाद देखो रिड्यूसेस वर्कलोड। समझ लो आपने स्पीड पैटर्न बराबर रखा, वर्किंग बढ़िया रहा, तो ड्रॉप स्टार्टिंग में जैसे ड्रॉप गिरता है, गेटी मारते बड़ा इजीली लोग मार देंगे ड्रॉपर लोग। और वर्कलोड कम कैसे रहेगा, कप कंटेंट कम रहेगा, नंबर ऑफ ड्रॉप कम आएगा, नंबर ऑफ ड्रॉप कम आएगा तो वर्कलोड कम होगा। कीप स्मूथ वर्किंग ऑफ डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट का वर्किंग जो होता है स्पीड पैटर्न के ऊपर डिपेंड करता है, और स्मूथ रखने के लिए डिपार्टमेंट का वर्किंग बहुत ज़रूरी है। और स्पीड पैटर्न तब सही रहेगा जब आप वर्किंग बढ़िया रखना चाहते हो, तो स्पीड पैटर्न सही रखना पड़ेगा। किसी मिल में मैंने देखा है, जैसे स्पीड पैटर्न है ना, एक बार डिसाइड हुआ कि ये वाला स्पीड पैटर्न अपन को डालना है, फलाना काउंट में ये वाला डालना है, तो वो क्या करते, वो फ़ोटो ले लेते मोबाइल में, वो जॉबर को देते, अरे इसको डाल दो थोड़ा, वो फटाफट डाल देते। तो कभी ऐसे नहीं करना, कभी भी कोई वर्कर लेवल का लोग को स्पीड पैटर्न डालने के लिए नहीं देना। मैं तो बोलता हूँ उसका पासवर्ड वगैरह भी नहीं देना, क्योंकि पासवर्ड दोगे तो वो सब छेड़छाड़ करेंगे। आप 8 दिन के बाद देखोगे जो स्पीड पैटर्न पूरा उल्टा पुल्टा हो गया होगा,
समझ लो ये 6 नंबर स्टेप पे कम कर दिया, इधर और बढ़ा दिया, ऐसे उल्टा पुल्टा कर देते, लेंथ छेड़छाड़ देते, बहुत दिक्कत होता है। तो वर्कर लेवल लोग को ये सब चीज़ सिखाना नहीं, सुपरवाइज़र करे, स्पिनिंग मैनेजर करे, ठीक है। और डिपेंड्स ऑन टीएम ऑफ यान। टीएम ऑफ यान कैसे, उसका ऊपर डिपेंड करता है। देखो जैसे आप होजियर काउंट बना रहे हो, होजियर काउंट बना रहे हो तो आपने टीएम कम रखोगे, टीएम कम रखोगे धागे का बल्कीनेस बढ़ेगा। और होजियर काउंट बनाओगे, समझ लो वर्क काउंट में आपने 30 काउंट में 30.5 काउंट रखा, एक्चुअल काउंट रखा, तो होजियर बनाओगे तो 29.5 रखोगे। तो इस पर क्या होता है, तो धागे का लेंथ कम हो गया और टीएम कम होने के कारण आपको स्पिंडल स्पीड ज़्यादा नहीं दे सकते हो, स्पिंडल स्पीड भी थोड़ा कम रखना पड़ेगा। तो होजियर काउंट वर्क काउंट में भी आपको अलग अलग देनी पड़ेगी स्पीड पैटर्न, नहीं तो आपकी वर्किंग सही नहीं रहेगा। टीएम के ऊपर डिपेंड करता है। और डिपेंड्स ऑन रॉ मटेरियल टाइप। समझ लो आप 30 काउंट बना रहे हो, एग्जाम्पल कैसे डिपेंड करता है। देखो 30 काउंट आप बना रहे हो, समझ लो शंकर 6 है या MCU 5 से बना रहे हो, ठीक है। इस पे MCU 5 शंकर 6 होता है, बढ़िया कटन होता है, 30-31 mm का लेंथ आ जाएगा, G-टेक्स आ जाएगा, 33-34 आ जाएगा, और माइक आपके आ जाएगा 4, 3.8 ऐसे आ जाएगा। और समझ लो ये 30 काउंट आप बना रहे हो और आपको कोई दिया कटन पोलार J-34 से बनाओ, LRM में बनाओ, ये सब दे दिया, तो ये कटन क्या होता है, थोड़ा उससे इन्फीरियर है। तो उस केस में स्पीड पैटर्न आप सेम नहीं रख सकते हो। इसमें 500-1000 आप ज़्यादा चला सकते हो, इसमें आपको कम करनी पड़ेगी। जबकि आपके पूरा मशीनरी कंडीशन वही रहेगा, रिंग लिफ्ट डाया वही रहेगा, सब कुछ रहेगा, फिर भी आपको थोड़ा स्पीड पैटर्न में कम करना पड़ेगा। स्पीड पैटर्न इसी का ऊपर डिपेंड करता है, मटेरियल मतलब कौन सा टाइप का मटेरियल दिया। समझ लो स्ट्रेंथ अच्छा वाला है तो स्पीड बढ़ा कर चला सकते हो। समझ लो आपने पॉलिस्टर चला रहे हो, PV चला रहे हो, तो कॉटन से ज़्यादा स्पीड भी ले सकते हो, उसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा है। उसके बाद देखो मैक्सिमम एक्चुअल एवरेज स्पीड। ये मैक्सिमम एक्चुअल एवरेज स्पीड होता है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो बताता हूँ। समझ लो ये स्पीड पैटर्न है, एक मैं बता रहा हूँ आपको, काउंट 20 kW का अपन लिए, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। तो रिंग डाया हो गया 40 mm, ठीक है, ये D लिखा ब्रैकेट में, लिफ्ट हो गया 170 mm, ठीक है, L लिखा। तो कप कंटेंट वाला मेरा टॉपिक में जाना, उसमें फार्मूला है 3.25 इंटू ये हो गया LD स्क्वायर, ये L हो गया, ये D स्क्वायर हो गया, डाया का स्क्वायर और लिफ्ट गुना होगा। तो इसको मैंने क्या किया, इसको पहले इंच में कर दिया, 40/25.4 का होल स्क्वायर इंटू 170/25.4। तो ये देखो 3.25, इसका जो मैं डिवाइड करके 1.5748 हो गया, इसका स्क्वायर लिखा, इंटू इसमें डिवाइड किया 6.6929। ऐसे ही इसको इसका स्क्वायर आ गया 2.48, 3.25 इंटू 2.48 इंटू 6.6929। कुल मिला के सारी तीनों गुणा कर दो कि 53.94, मतलब 54 ग्राम का आपकी कप कंटेंट बैठ रहा है। और रिंग डाया 40, 170 का लिफ्ट है, ठीक है। और कप कंटेंट जब 54 ग्राम पड़ रहा है तो धागे का लेंथ कितना आएगा, मतलब बॉबिन का अंदर, उसका कैलकुलेशन देखो। 0.59 में 20 काउंट था, समझ लो 20 काउंट का 20 रखे, समझ लो इसको आपने 20.5 रखना चाहते हो तो 20.5 करो, 3 रखो, 4 रखो, जो रखना इसमें डिवाइड करना, ग्राम पर मीटर आ गया। और 54 ग्राम में इसको डिवाइड कर देना, टोटल लेंथ अब यान आ गया एक बॉबिन में। और कभी भी जैसे 1830 है, बिल्कुल 1830 नहीं डालना, 40-50 मीटर एक्स्ट्रा डालना, ताकि कभी समझ लो डब ऊपर आ गया और ये पूरा हो गया, फिर वो बाद में स्लो चलने लगता है। तो इसमें 50 पॉइंट मैंने बढ़ा कर दिया, 1880 मीटर तक रखना डब लेंथ, ये डिसाइड हो गया 1880 तक। उसमें देखो स्पीड पैटर्न का मैंने एक एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ, बाकी आजकल सब कंप्यूटर में डालते हो, LR6 में, LR9 में। इसमें देखो 1 नंबर स्टेप समझ लो 12,000 जीरो लेंथ, मतलब स्टार्टिंग हुआ 12,500 में
50 का लेंथ आ गया। ऐसे स्टेप बढ़ा बढ़ा के चलेंगे थोड़ा। और ये जो एरिया देख रहे हो ना, ये वाला, ये मैक्सिमम स्पीड वाला एरिया, यहाँ तक कब बन जाता है 300 तक, 350 तक। उसके बाद स्पीड बढ़ता है तो लास्ट में फिर ग्रेजुअली देखो घटाते हैं। 15,500 के या 15,000, 1850, 14,000, 1880। और ये मैंने 12 स्टेप का आपको समझने के लिए दिया। कभी कभी 16 स्टेप का भी आप डाल सकते हो। और ये जो मैक्सिमम एवरेज स्पीड जो होता है, ये जो लिखा मैक्सिमम एक्चुअल एवरेज स्पीड, ये जो इसका डिस्प्ले में आपका आ जाएगा एवरेज स्पीड। इसमें जैसे ही आप डाल दोगे ना, आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगा। और वो एवरेज स्पीड आ जाएगा, वो जो एवरेज स्पीड आएगा ये होता है कैलकुलेटेड एवरेज स्पीड। आपने जैसे स्पीड डाला, लेंथ डाला, उसी हिसाब से कैलकुलेटेड एवरेज स्पीड आ गया। समझ लो, आपने एग्जांपल बोल रहा हूँ, आपने ये 15,500 की जो 1200-1300 मीटर 1500 मीटर होता है, उसमें आपने ड्रॉप गिरा दिया मानुअली गिरा दिया। तो ऊपर का स्पीड जो 2-3 स्टेप था ज़्यादा वाला, वो एक्टिवेट नहीं हुआ, लेकिन बॉटम का स्पीड सब चला, तो उसमें कैलकुलेटेड एवरेज स्पीड कम हो जाएगा। तो मैक्सिमम एक्चुअल स्पीड जो होता है, ये कैसे आप डिपेंड करता है। ये जो आपने स्टेप डाला है, बराबर पूरा लेंथ तक लेना। और कप कंटेंट में जो आपने 54 ग्राम लिया, कोशिश करना 54 ग्राम तक लेना, तब जाके आपकी मैक्सिमम एवरेज स्पीड बढ़िया आएगा। अगर हल्का डब गिरा या पतला कर दिया डॉप, तो आपकी एक्चुअल एवरेज स्पीड कम आएगा। और एक्चुअल एवरेज स्पीड बढ़ाने के लिए एक मेरे पास एक आइडिया है, हम लोग करते थे। जैसे 12 नंबर स्टेप है ना, 14,1880। उसके बाद क्या करना, 12 नंबर स्टेप के बाद एक आप 13 नंबर स्टेप डाल देना। एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, 13 नंबर डाल दिया, 14 नंबर डाल दिया, तो इसमें से 14,1880 है ना, इसमें से बोलो 12,000 कर दिया, ये 1980 कर दिया, 14,000 में 10,000 कर दिया, ये 2100 कर दिया। मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ। ये जो 2 स्टेप डाला आपने, ये 2 स्टेप डाला, इसको बोलते हैं अपन फर्जी स्टेप। फर्जी स्टेप क्या बोलते हैं, ये जो स्टेप अपन डाले, तो डालने का क्या बाद में क्या होगा, इसका जो कैलकुलेटेड एवरेज स्पीड है ना, कैलकुलेटेड एवरेज स्पीड कम हो जाएगा। कैलकुलेटेड एवरेज स्पीड इसमें कम हो जाएगा। समझ लो, इसमें आपके पहले आता था 14,800 आता था, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, 14,800 आता था। अगर ये 2 स्टेप आप ले लिया तो कैलकुलेटर एवरेज स्पीड आ जाएगा, समझ लो इसमें आ जाएगा 14,200 आ गया, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। तो 14,200 आ गया। तो ये जो 2 स्टेप अपन बाद में जोड़े, वो कभी वर्किंग में नहीं आएगा, क्योंकि इससे पहले डब गिर जाएगा। तो ये वर्किंग में नहीं आएगा, लेकिन इसका कैलकुलेशन में आ गया था, कैलकुलेटर एवरेज स्पीड में, तो वर्किंग में नहीं आएगा। तो आपकी जो एक्चुअल एवरेज स्पीड होता है वो बढ़ा हुआ मिलेगा। समझो 14,800 में आपका एक्चुअल एवरेज स्पीड होता है, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, 14,600 आ रहा था, ठीक है। और जब 14,200 इसमें दिखाएगा ना, तो इसमें आपकी एक्चुअल एवरेज स्पीड आ जाएगा, एक्चुअल एवरेज स्पीड आ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा 14,700-800 तक आ जाएगा। थोड़ा बढ़ा हुआ आएगा, जो मतलब पहले से भी बढ़ा हुआ आएगा, कभी कभी 14,800 से ऊपर भी आ जाएगा। तो यही चीज़ है, ये जो स्टेप है कभी कभी अपन डलवाते ताकि एक्चुअल एवरेज स्पीड बढ़ाने के लिए। ये जो एक्चुअल एवरेज स्पीड है ना, ये बहुत बड़ा टॉपिक है,
इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कैसे इसको मेंटेन करना है। आप खुद जब कंप्यूटर में काम करोगे आपको मालूम पड़ेगा। डिपेंड्स ऑन मशीन मेक एंड मॉडल। समझ लो आपने कोई बाइक लिया बिल्कुल पुराना ज़माने का है, उसमें स्पीड कम रहेगा। वो कोई बढ़िया कंपनी का ख़रीदा तो उसमें स्पीड ज़्यादा रहेगा। ऐसे ही रिम फ्रेम का जो होता है, समझ लो आपने बहुत अच्छा कंपनी का रिम फ्रेम लिया, लेटेस्ट मॉडल लिया, तो उसमें आपको स्पीड पैटर्न ज़्यादा भरना पड़ेगा, बढ़िया स्पीड भरना पड़ेगा। जैसे कोई पुराना मॉडल लिया या कोई अच्छा कंपनी का नहीं लिया, उसमें कम स्पीड भरना पड़ेगा। और दूसरा देखो और एक पॉइंट है, जैसे अपने रिंग ट्रैवलर ऊपर भी डिपेंड करता है। रिंग ट्रैवलर ऊपर भी डिपेंड करता है। रिंग ट्रैवलर पर क्या डिपेंड करता है, समझ लो आपने बिल्कुल सस्ता वाला छल्ला लिया जो 5-6 दिन में ख़राब हो जाता है। और कभी कभी आपने लिया बिल्कुल इम्पोर्टेड छल्ला लिया, मतलब 20-25 दिन तक भी चल जाता है। तो इम्पोर्टेड छल्ला जो होता है कॉस्टली होता है, लेकिन नंबर ऑफ़ चेंजिंग कम हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा। तो उसमें आपको क्या होता है, बार बार स्पीड वगैरह आपको दिक्कत नहीं जाएगा, उसमें आप स्पीड थोड़ा बहुत ज़्यादा ले सकते हो। तो इसीलिए मतलब इम्पोर्टेड छल्ला लिया, बढ़िया छल्ला लिया, तो उसमें भी आपको स्पीड पैटर्न चेंज हो जाएगा। बढ़िया छल्ला लिया तो बढ़िया स्पीड लेगा। तो ये जो मैटर है जो होता है डिपेंड करता है टेक्नीशियन के ऊपर, कौन सा छल्ला ले, कौन सा मटेरियल पे सूटेबल है, उसी हिसाब से स्पीड बढ़ेगा। अच्छा, कभी कभी ये होता है रिंग ट्रैवलर फ्लाई भी होता है। समझ लो आपने किसी स्टेप में ज़्यादा स्पीड रख दिया, उधर छल्ला फेंक देगा। या समझ लो लेंथ जैसे ग्रेजुअली बढ़ाया, अचानक 400 की जगह आपने यहाँ 300 के बाद ये तो 600 कर दिया, अचानक स्पीड बढ़ा दिया। लेंथ में ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना, लेंथ सिस्टमेटिक डालना, ताकि जो आपकी स्पीड का ग्राफ है ना ऐसे ही ग्रेजुअली बढ़ता हुआ जाएगा। ठीक है, ताकि छल्ला फेंकेगा नहीं, छल्ला के ऊपर लोड नहीं आएगा। तो स्पीड पैटर्न बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप लोग देख के ट्रायल एंड एरर मेथड में करके कितना तक आप ले सकते हो, उसी हिसाब से लेना। आज का टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।